कल हमने आपको ऑनलाइन क्लास में संकुल कंपोजिट मेज के बारे में बताया था और उसका बीज उपचार बताया। अब उसका बीज दर समझिए, सीड रेट। देखिए, हम तीनों किस्मों को अलग अलग बीज बताए दे रहे हैं। संकर मक्का गंगा 2, गंगा 5 व गंगा 7 इस प्रकार की जातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। संकुल मक्का जैसे श्वेता, नवीन आदि जातियों के लिए 16 से 18 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। चारे के लिए उगाई गई फसल 40 से लेकर के 45 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। बीज बोने की गहराई परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जैसे बोने का समय, विधि, मृदा में नमी की मात्रा इत्यादि। बीज 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज बोना चाहिए। स्पेसिंग, अंतरण व पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 75,000 पौधे 60 गुणे 25 सेंटीमीटर रखने पर अधिकतम उपज प्राप्त की जा सकती है। कटाई के समय तक खेत में 60 से लेकर के 65,000 पौधे अवश्य रहने चाहिए। देसी जाति 45 गुणे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं। 45 का मतलब पंख से पंख की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। बोने का समय देखिए, सोइंग टाइम। उत्तरी भारत में मक्का की बुआई खरीफ में वर्षा प्रारंभ होने पर की जाती है। जून के मध्य में जुलाई के प्रारंभ तक बुआई चलती रहती है। वर्षा प्रारंभ होने से पहले यदि पलेवा प्री इरिगेशन से मक्का की जून के दूसरे सप्ताह तक बुआई अवश्य कर देना चाहिए। इससे अंकुरण, प्रति इकाई क्षेत्र, पौधों की संख्या, उपज की दृष्टि से अच्छी रहती है। यह मक्का की बुआई का सर्वश्रेष्ठ समय है। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, कर्नाटक व बिहार इत्यादि में रबी में भी मक्का की फसल को उगाते हैं। रबी की फसल के लिए बुआई अक्टूबर-नवंबर में करते हैं। बसंत ऋतु में फरवरी से मार्च तक भी मक्का की बुआई की जाती है। शहरों के नज़दीक इस समय की भुट्टों के लिए उगाते हैं। चारे के लिए भी इन दिनों बुआई की जाती है। तो इस प्रकार आपने ये बुआई का समय देखा और ये समझ लिया आपने, अगेती बुआई से अच्छी उपज प्राप्त होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 15 जून तक बुआई करते हैं। अब बोने की विधि समझिए, सोइंग मेथड। तो 3 विधियां हैं। एक तो छिटकावा ब्रॉडकास्टिंग मेथड, दूसरा हल के पीछे कुएं में बुआई, सोइंग बिहाइंड द प्लाऊ, और तीसरी है डिबलिंग विधि, बाई मेकिंग होल्स एंड पुटिंग सीड्स बाई खुरपी। छिटकावा विधि को चारे के लिए बोई गई फसल में आमतौर से अपनाते हैं। अन्य के लिए बोई गई फसल के लिए भी यह विधि सर्वथा गलत है, क्योंकि इस विधि में प्रति इकाई क्षेत्र, पौधों की संख्या पर हम काबू नहीं कर सकते हैं। बाद की सस्य क्रियाएँ, निराई गुड़ाई करने में भी इस विधि में असुविधा होती है। इसलिए छिटकावा विधि अवैज्ञानिक है। अब समझिए आप कि जो हल के पीछे है वो अच्छी है। हल के पीछे कूड़ों में बीज डालकर बुआई करना एक आम विधि है। इस विधि में भी कतारों व पौधों के बीच हम इच्छित फासला नहीं रख पाते, लेकिन पहली विधि की अपेक्षा यह एक अच्छी विधि है। अंकुरण के 15-20 दिन बाद पौधों की छटाई, थिनिंग करके पौधों के बीज उचित दूरी पर रखे जाते हैं। इस विधि में एक कून को छोड़कर बुआई करते हैं। अब इसके बाद समझिए आप कि इच्छित फसलों पर बुआई करने के लिए डिबलिंग विधि सबसे उत्तम है।
इसमें समय जरूर लगता है। पंक्तियों व पौधों की फासला अपनी इच्छा अनुसार रखकर खुरपी की सहायता से बीज की बुआई की जा सकती है। इस विधि में श्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। खाद और उर्वरक देखिए तो सबसे पहले आप संकर मक्का का देखें। संकर मक्का में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर लगता है। संकुल मक्का देखिए, कंपोजिट मेज के बारे में बता रहे हैं। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर लगता है। देसी मक्का समझिए, लोकल वैरायटी, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 3 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर लगता है। उर्वरकों के अतिरिक्त 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करना चाहिए। विधि समझिए, बुआई के समय आधी नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पोटास की पूर्ण मात्रा कुंड में नीचे डालना चाहिए। 1/4 भाग नाइट्रोजन की बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई के उपरांत डालना चाहिए। शेष 1/4 नाइट्रोजन की नरमंजरी टसेल्स निकलते समय बुआई के 55-60 दिन बाद देना चाहिए। संकुल मक्का में नरमंजरी 40 से 45 दिन बाद निकलते हैं। मक्का में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्यों हो जाते हैं जानते हैं आप? समझिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं जस्ते की कमी होने पर मक्का के पौधों में कुछ विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इनका जो है विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जस्ता ये ज़रूर देना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों में हरियाली कम होकर पीलापन आ जाता है। फास्फोरस की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, छोटी तथा थोड़ी हो जाती हैं। पोटास की कमी से जानते हैं क्या होता है? पहले निचली पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद पीले धब्बे उभर आते हैं और फिर पत्तियां को किनारा सूखने लगता है और भूरा पड़ जाता है। जस्ता की कमी से जानते हैं? जस्ता की कमी के लक्षण पहले नई पत्तियों पर उभरते हैं, पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है तथा रंग पीला पड़ने लगता है। पत्तियों के डंठल से पास से दोनों किनारों की ओर रंग सफ़ेद पड़ने लगता है। सिंचाई एवं जल निकास देखिए, मक्का की फसल अत्यधिक पानी एवं सूखा दोनों के प्रति संवेदनशील है। बसंत ऋतु में भुट्टे अथवा दाने ये दोनों ही प्रकार के बोई गई फसल में 8-10 दिन के अंतर पर वर्षा होने तक सिंचाई करते रहते हैं। पानी की कमी से फसल किसी भी तरह से नष्ट हो सकती है। नरमंजरी आने, दाने बनने व दूधी अवस्था में मिल्किंग स्टेज में यदि सिंचाई समय पर ना हो तो उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से 20% तक की कमी आ सकती है, तो इसका ध्यान देना चाहिए। वर्षा ऋतु में पहले जून में बोई गई फसल में वर्षा होने तक 10-15 दिन के अंतर पर 2-3 सिंचाई करना चाहिए। जायद मक्का में 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। मृदा में उपलब्ध नमी 50% तो तभी सिंचाई कर देनी चाहिए। अधिक पानी मक्का के खेत में 24 घंटे रुक जाए तो मक्का की फसल नष्ट हो जाती है। 6 से 8 घंटे लगातार पानी रुकने पर उपज में भारी कमी आती है। मक्का की फसल न सूखा सहन करती है और न ही फालतू पानी सहन करती है। अतः खेत से निकालने के लिए नालियां बुआई के समय ही तैयार कर लेनी चाहिए तथा वर्षा का फालतू पानी सदैव खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, मक्का की खेती के लिए बोने की विधि, खाद तथा उर्वरक, सिंचाई एवं जल निकास के बारे में लिखिए। धन्यवाद।